मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको गज़ल का एक अंश पढ़ाया था। आज आप देखेंगे उसका दूसरा अंश, गज़ल का ही दूसरा अंश। जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इसमें ऐसा कोई खास शब्द नहीं है। पर्दा का मतलब रहस्य है, गुप्त छिपी हुई बातें, ठीक है। बाकी तो आसानी से। तो इस गज़ल में कवि अपने प्रिय को याद करते हुए उसके वियोग से उत्पन्न जो दुख है उसको बताते हैं। वे उन लोगों पर व्यंग भी करते हैं जो दूसरों की निंदा करने, जिन्हें दूसरों की निंदा करने में और दूसरों का उपहास उड़ाने में, हंसी उड़ाने में बड़ा आनंद मिलता है। ऐसे लोगों पर भी व्यंग कर रहे हैं कवि। और वे कवि जो हैं वे अपने प्रिय को याद करते हुए उसके दुख से उत्पन्न, उसके वियोग से उत्पन्न जो दुख है उसका वर्णन कर रहे हैं। जो मुझको बदनाम करे है काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो कवि जो है वे प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं, कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे प्रेम के कारण समाज में मुझे बदनाम करने वाले जो लोग हैं, शायद वे मुझे बदनाम करते समय इतना सोच पाते कि मेरी बुराई करते हुए वे खुद को ही बदनाम कर रहे हैं। वास्तव में यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि बुरा करने वाले से ज़्यादा बुरा उसकी बुराई करने वाला होता है। बुरा जो करता है वो तो है ही बुरा, लेकिन वो ज़्यादा बुरा होता है जो उसकी बुराई करता है, उसका उपहास उड़ाता है। जैसे कवि ने भी मनुष्य को इस बात के लिए सावधान किया है, जैसे बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया कोई, है ना। ये जो मन देखा अपना मौसो बुरा न कोई, कि मतलब पहले मनुष्य को अपने अंतःकरण में झांकना चाहिए और तब देखना चाहिए। जैसे कवि ने कहा कि मैं निकला, मैंने कहा कोई बुरा आदमी है तो उसको ढूंढता हूँ मैं, लेकिन जब मैंने अपने अंतःकरण में झांका तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं था। खैर, इसका दो पंक्तियों को फिर से देख लीजिए। प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे प्रेम के कारण समाज में मुझे बदनाम करने वाले जो लोग हैं, शायद वे मुझे बदनाम करते समय इतना सोच पाते कि वे मेरी बुराई करते समय खुद को ही बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। तो वास्तव में यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि बुरा करने वाले से ज़्यादा बुरा उसकी बुराई करने वाला होता है। अगली पंक्तियाँ देखिए। ये किस्मत भी अदा करे हम, बदुरस्ती ए होशो आवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। पहले इसका मतलब समझ लीजिए। बदुरुस्ती ए होशो आवास का मतलब होता है पूरे विवेक के साथ, पूरे होशो हवास के साथ, ठीक है। बाकी सब कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो कवि कहते हैं कि पीड़ा की ऐसी गहन अनुभूति के बीच, अकेलेपन में, जब वो बहुत दुखी हैं तो ऐसे अकेलेपन में कवि को अपने प्रिय की याद आती है और वो कहता है कि मैं दुख और रोदन के रूप में, जब मैं दुखी हूँ और रो रहा हूँ तो पूरे होशो हवास में तुमसे बिछड़ने की कीमत चुका रहा हूँ। मैं तुमसे बिछुड़ चुका हूँ और उसकी कीमत मैं अदा कर रहा हूँ। कैसे अदा कर रहा हूँ? दुखी होकर और रोकर। अभी तो ये कुछ भी नहीं, तुमसे प्रेम करने वाले तो दीवाने, दीवाने अर्थात पागल, अपने में खोए रहने वाले भी हो जाया करते हैं। मैं तो सिर्फ दुखी ही हुआ हूँ। लोग तो दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, अपने में खोए रहने वाले हो जाते हैं। मैं तो फिर भी सिर्फ दुखी ही हूँ। फिर से समझ लीजिए। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बददुरस्ती ए होशो आवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तो कवि
अपने पीड़ा की अनुभूति के बीच अकेलेपन में अपने को प्रिय, मतलब उनको प्रिय की याद आ रही है अपने, और वो कहता है कि मैं दुख और रोदन के रूप में, रोदन माने रोना, मैं दुख और रोदन के रूप में पूरे होशोहवास में तुमसे बिछड़ने की कीमत चुका रहा हूँ। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ दुखी हूँ, रो ही रहा हूँ, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। तुमसे प्रेम करने वाले तो दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, अपने में खोए रहने वाले हो जाते हैं, तो मेरा गम तो कुछ भी नहीं है। अगली पंक्तियाँ देखिए, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। अब पासे का मतलब, पासे अदब जो मतलब है वो उसका मतलब है सम्मान या लिहाज का भाव। जब आदमी समाज में रहता है तो थोड़ा सा समाज का लिहाज करता है ना। तो सबसे छिपा के रोने में, रोना ही ठीक है, नहीं तो लोग हंसी उड़ाते हैं। तो कवि कहता है कि हे प्रिय, मुझे तुम्हारे वियोग से उत्पन्न दुख की पीड़ा और उसके साथ साथ समाज की मर्यादा का भी ख्याल है। कवि कहता है कि मुझे यह ना, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तो कवि कहता है, हे प्रिय, मुझे तुम्हारे वियोग से उत्पन्न दुख की पीड़ा और उसके साथ साथ समाज की मर्यादा का ख्याल भी है। अर्थात दुनिया या समाज की दृष्टि में मैं अपने इस दुख को उपहास, दुख का उपहास नहीं बनाना चाहता हूँ, मतलब उसका मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। इसलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोने हैं। इसलिए सबसे छिपाकर मैं पीड़ा भरे इस दर्द को चुपके चुपके एकांत में या भीतर ही भीतर या मन ही मन में या एकांत में रोकर कम करता हूँ। फिर समझ लीजिए आखिरी तो पंक्ति। कवि कहता है कि हे प्रिय, मुझे तुम्हारे वियोग से उत्पन्न दुख की पीड़ा और उसके साथ साथ समाज की मर्यादा का भी ख्याल है। अर्थात दुनिया या समाज की दृष्टि में मैं अपने इस दुख का उपहास नहीं बनाना चाहता या उपहास नहीं उड़ाना चाहता, अपनी मजाक नहीं बनवाना चाहता हूँ। इसलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। इसलिए सबसे छिपाकर मैं पीड़ा भरे इस दर्द को चुपके चुपके, चुपके चुपके माने भीतर ही भीतर या मन ही मन में या एकांत में रोकर कम कर लें। एक बार और सुन लीजिए, पूरा देख लीजिए। प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे प्रेम के कारण समाज में मुझे बदनाम करने वाले जो लोग हैं, शायद वे मुझे बदनाम करते समय इतना सोच पाते कि मेरी बुराई करते हुए वे खुद को ही बदनाम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वास्तव में कवि ये कहना चाह रहा है कि बुरा करने वाले से ज़्यादा बुरा उसकी बुराई करने वाला होता है। अब जो दो पंक्तियाँ हैं, अगली दो पंक्तियाँ जो तीसरी और चौथी है, वो देखिए। पीड़ा की ऐसी गहन अनुभूति के बीच अकेलेपन में कवि को अपने प्रिय की याद आती है और वो कहता है कि मैं दुख और रोदन के रूप में पूरे होशो हवास में तुमसे बिछड़ने की कीमत चुका रहा हूँ। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। तुमसे प्रेम करने वाले तो दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, अपने में खोए रहने वाले हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ दुखी हूँ और रो ही रहा हूँ। फिर आखिरी की दो पंक्तियाँ कवि अब कहता है, हे प्रिय, मुझे तुम्हारे और वियोग से उत्पन्न दुख की पीड़ा और उसके साथ साथ समाज की मर्यादा का भी थोड़ा सा ख्याल है। अर्थात दुनिया या समाज की दृष्टि में मैं अपने इस दुख का उपहास नहीं उड़ाना चाहता कि मजाक बनाए सब मेरा। इसलिए सबसे छिपाकर मैं पीड़ा भरे इस दर्द को चुपके चुपके मन ही मन में भीतर ही भीतर एकांत में रोकर कम करता हूँ।